नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। अधूरे ख्वाब के चुनावी सफ़र में आज हम बात करेंगे किशनगंज के बारे में। 4 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में भी सियासी हलचल अपने शबाब पर है, जहां सभी सियासी पार्टियां सभी जीतों पर अपनी अपनी जीत का दावा करती नज़र आती है। वहीं इलाके के लोग अच्छे उम्मीदवारों को जिताने की बात करते हैं। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में जानते हैं क्या है किशनगंज के हालात, आम मतदाताओं के मसले और अक़लियतों के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की गहमागहमी जारी है। सीमांचल के इलाकों पर तमाम सियासी पार्टियों की नज़र है। ख़ास तौर से चुनावी अखाड़े में MIM के आ जाने से सियासत और भी दिलचस्प हो गई है। मुस्लिम बहुल ये इलाका न सिर्फ बेहद पिछड़े इलाकों में से एक है, बल्कि सीमांचल के लोगों की मुश्किलों को हल करने का वादा तमाम सियासी पार्टियां पिछले कई दशकों से लगातार करती रही है। बावजूद इसके सीमांचल अपनी मुश्किलों के साथ जीने पर मजबूर है। बेबसी ऐसी है कि ज़्यादातर लोग दूसरे सूबों में पलायन करते हैं, तब जाकर उनके घर का चूल्हा रोशन होता है। सियासत बड़े बड़े वादे करती रही है और लोगों को बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाती रही है, लेकिन सीमांचल कितना बदला है, किशनगंज की ये तस्वीरें उसका पता बताती है। रोड का देखिए, कोई विकास का नाम नहीं है। सब धूल उड़ रहे हैं, लोग यहाँ पे गिट्टी उड़ रहे हैं, सब पत्थर उड़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे रोडों में धूल उड़ते हैं, वो नेता भी वादे करते हैं, मगर धूल के साथ नेता भी भूल जाते हैं। रोड का हाल देखिए कितना खस्ता हाल है। अगर हम लोग एक इसको जो डिलीवरी पेशेंट होता है तो जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। किशनगंज में 4 विधानसभा क्षेत्र है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। बहादुरगंज में मुसलमानों की आबादी करीब 70% है, ठाकुरगंज में 65%, किशनगंज में 66% और कोचाधामन में करीब 75%। जानकारों के मुताबिक सभी चुनाव में अक़लियतों के मसले को हल करने का दावा तो किया जाता है, बावजूद इसके उनका इलाका सूबे के मानचित्र पर सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। बात तरक्की की जरूर होती है, लेकिन किशनगंज में आज भी 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस इलाके के लोग बहुत कठिनाई में है, अनपढ़ भी है, कठिनाई में भी है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, ब्रिज नहीं है। हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत खराब है। यहाँ बहुत सारी समस्या है, बेरोजगारी का, एजुकेशन का। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 2 पर कांग्रेस, 1 पर RJD और 1 पर LJP ने कामयाबी हासिल की थी। चुनाव के बाद सूरत हाल कुछ बदल गई। ठाकुरगंज से LJP से जीतने वाले उम्मीदवार ने बाद में JDU का दामन थामा और कोचाधामन के बाई इलेक्शन में पहली बार JDU ने अपना खाता खोला। इस तरह से जिले के 4 सीटों में 2 पर कांग्रेस और 2 पर JDU का कब्जा है। उधर पहले सूबे का सियासी समीकरण कुछ और था और आज कुछ और है। जो पार्टियां एक दूसरे के साथ चुनावी अखाड़े में उतरी थीं, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। जो खिलाफ मैदान में थी वो एक दूसरे के साथ है। देखना दिलचस्प होगा कि किशनगंज के मतदाता किस पार्टी को इलाके का बागडोर सौंपते हैं, लेकिन इतना साफ है कि तमाम सियासी पार्टियां जिले की सभी सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आती है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। पूरे कोचाधामन में नीतीश कुमार मास्टर मुजाहिद की आंधी चल रही है। मैंने फिरका परस्तों को बहुत ही खुली आंखों से देखा है और मैंने मौका परस्तों के साथ रह के भी देखा है। इसलिए हमारी लड़ाई फिरका परस्तों से है और मौका परस्तों से है और हमारी लड़ाई सीमांचल की तरक्की के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं और भारतीय जनता पार्टी को किशनगंज वाला 4 सीट, मैं ही नहीं 4 सीट मैं जीत के जा रहा हूँ। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह से थी। बहादुरगंज में 16 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया था। 53.98% पोलिंग हुई। कांग्रेस और JDU के बीच घमासान हुआ। 3799 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। ठाकुरगंज में 11 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन असल लड़ाई LJP और JDU के बीच हुई। LJP के उम्मीदवार नौशाद आलम ने 6963 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 65.39% पोलिंग हुई थी। बाद में नौशाद आलम ने JDU का दामन थामा और सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। किशनगंज में 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 58.47% पोलिंग हुई। असल लड़ाई कांग्रेस और BJP के बीच थी। कांग्रेस के उम्मीदवार ने
महज 264 वोटों से चुनाव जीता। कोचाधामन में 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 58.34% पोलिंग हुई। आरजेडी और जेडीयू के बीच भिड़ंत हुआ। आरजेडी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने 9025 वोटों से चुनाव जीता। बाद में हुए बाई इलेक्शन में इस सीट पर जेडीयू ने अपना परचम लहराया। इस बार किशनगंज में कई चीजें बदल गई है, साथ ही नेताओं की पार्टियां भी बदली हुई तस्वीर पेश कर रही है, जबकि इलाके के नेता इलाके की तरक्की के मामले पर ये कहते हैं, किसानों के मसाइल, तालीम के मसाइल और रोजगार के मसाइल को तरजीहात की बुनियाद पर हल कराने की कोशिश करेंगे। ये किशनगंज का जो ज़िला है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ से मुसलमान ही जीत के जाते हैं और मुसलमान कह के मुसलमानों को बांट के वोट लेके जाते हैं और यहाँ सिर्फ 25 हाई स्कूल है। इसको हम लोग दूर करेंगे। सड़कें बन रही है, 14 पुलों का निर्माण हो रहा है, हर गांव में बिजली पहुंच रही है। ऐसे ऐसे गांव जो मजकुरी पश्चिम, पुरंदा पश्चिम, जहां बिजली वो टापू है, वो अररिया जिला से हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया है। सभी चुनाव में इस इलाके के मसले को हल करने का वादा सभी सियासी पार्टियां करती रही है। बावजूद इसके मुस्लिम बहुल ये इलाका आज भी अपनी बेबसी और खस्ताहाली पर आंसू बहाता नजर आता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किशनगंज के हालात के बारे में। जानकारों की माने तो किशनगंज में तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों का अभाव है। वहीं रोज़गार नहीं होने से हमेशा यहाँ से लोगों का काफिला पलायन करने पर मजबूर होता है। हालांकि इस मसले को हल करने का सभी सियासी पार्टियों ने दावा किया है, बावजूद इसके लोगों की मुश्किलें बरकरार है। किशनगंज के पिछड़ेपन को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बीच लगातार बहस चलती रही है। बावजूद इसके ज़िले की सूरत हाल में कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आता है। ज़िले में गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की बड़ी तादाद है, लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा सकी है। उधर रोज़गार नहीं है, लिहाजा बड़ी आबादी यहाँ से पलायन करने पर मजबूर रहती है। ज़्यादातर लोग खेती करते हैं या फिर पलायन का रास्ता अपनाते हैं। तालीम की सूरत हाल भी ज़िले में खुशियों का एहसास नहीं कराती है। 2011 के जनगणना के मुताबिक किशनगंज में साक्षरता दर 55.5% है। 2015 में जिले के 17 लाख लोगों की आबादी में मैट्रिक पास करने वाले बच्चों की तादाद महज 6,916 है। जिले में ना ही सरकारी मेडिकल कॉलेज है और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज। स्कूलों की तादाद भी आबादी के एतबार से बेहद कम है। अस्पतालों की संख्या भी तसफ़ी बख्श नहीं है। जिले में 154 सरकारी अस्पताल हैं। 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। ऊपर से तुर्राइए कि काफी विकास का काम हुआ है। पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार ने यहाँ 17 हाई स्कूल था, आज 97 हाई स्कूल है। सारे गांव में अगले 2 महीने में बिजली पहुंच रही है। इस बार के चुनाव में पहली बार MIM भी यहाँ से अपना किस्मत आजमा रही है। हमारा इलेक्शन का एक ही मुद्दा है कि सीमांचल से इंसाफ हो, सीमांचल में तरक्की हो, सीमांचल के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, यहाँ के किसान को बराबर वक्त पर सही दाम पर उसको खाद मिले, सीड्स मिले, यहाँ पर एम्बैंकमेंट का काम हो। कभी RJD से कोचाधामन का चुनाव जीतने वाले अख्तरुल ईमान इस बार MIM से कोचाधामन के उम्मीदवार हैं। वहीं JDU के मुजाहिद आलम फिर से सियासी अखाड़े में अपना दाव लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि सियासी बाजी किसका मुकद्दर बनती है। BJP से अब्दुल रहमान भी अपना जोर लगा रहे हैं। सबकी जबान पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इलाके की सूरत हाल आज भी गुजरे जमाने की याद दिलाती है। बात विकास की हो तो कोचाधामन की पुरानी तस्वीरों में नया रूप भी दिखाई नहीं देता है। बेहतरीन कॉलेज होना चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यहाँ पर जूट मिल जो बहुत ज़माने से ये बंद है उसको खुलवाना चाहिए। तालीम के मामले में जब तक बेदारी नहीं आई है तो सही ढंग पर वो नेता को चुन के अपना प्रतिनिधि नहीं भेज पाते हैं। यही वजह है कि आज ये इलाका सबसे पिछड़ा है। उसी तरह बहादुरगंज में मतदाता विकास की कसौटी पर उम्मीदवारों को चयन करने की बात करते हैं। उम्मीदवार भी विकास की दुहाई देते दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बहादुरगंज की इन तस्वीरों को देखिए। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलों का निर्माण नहीं हो सका है। यही चेचरी पुल लोगों का लाइफलाइन है। इसी से एक इलाका दूसरे इलाकों से जुड़ता है। समझा जा सकता है कि विकास की गाड़ी इन चेचरी पुलों पर किस रफ्तार से गुजरती होगी और इन पुलों पर चलते हुए लोगों को सियासी नेताओं के वादे
क्या एहसास कराते होंगे। वोट के टाइम वादा करते हैं और वादा वोट के बाद अपना आलीशान मकान बंगला खरीदते हैं, लेकिन हम लोगों के इस रोड जानलेवा नदी के उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता सर। चचरी पुल में जाते हैं हम लोग को कहीं घटना भी हो जाती है और हम लोग को परेशानी होती है। सियासी कुव्वत वोट लेने के लिए जनता से इतने वादे करती है कि उन वादों पर गौर किया जाए तो ये इलाका भी चमकता हुआ महसूस होता है। लेकिन सियासत के वादों से अलग जमीन की सच्चाई पर नजर पड़ती है तो ये खस्ता हाल रास्ते और इस तरह के पुल लोगों के बुनियादी सहूलतों का पता बताती है। जो भी काम बचा है अगर इस टर्म में जनता का जो प्यार मिल रहा है, हम अगर दोबारा आ जाते हैं तो हम उन अधूरे काम को पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ से मजदूर बाहर जाए, लेकिन वो मजदूर करने रिक्शा चलाने बाहर नहीं जाए। हमारे यहाँ से जाए बिजली मिस्त्री बन के जाए, हमारे यहाँ से जाए टीवी मैकेनिक बन के जाए। रास्ते नहीं हैं तो रोजगार भी नहीं है। इन गाँव में ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, तब इन झोपड़ी नुमा घरों में चूल्हा रोशन होता है। बिहार के मानचित्र पर लगता है किशनगंज है ही नहीं, और सीमांचल और बॉर्डर इलाका होने के कारण पटना में जो सत्ता में लोग रहते हैं वो किशनगंज के बारे में नहीं सोचते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के लोगों की बेरोजगारी सबसे बड़ा यहाँ का कारण बना हुआ है। यहाँ वोटों का प्रतिशत अच्छा होता है। मतदाता विकास की बात करने वाले लोगों को वोट देते रहे हैं, लेकिन जीत कर जाने वाले लोगों के प्राथमिकताओं में ये इलाका कितना फिट बैठता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। कई वोटर्स ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए इस इंतजार में कि हालात बदलेंगे, लेकिन विकास की आंधी दिखाने वाले लोगों ने भी इस इलाके के चेचरी पुल तक का निर्माण नहीं करा सके हैं। जितना हमको स्कीम मिला मुझे, उस स्कीम के आधार पर मैंने बहुत अच्छा काम किया और लोग मुझे चाहते भी हैं कि नहीं, हमारा जो जिला परिषद रह चुका है तो वो अच्छा काम किया और मैं उसी काम के आधार पर आज वोट भी मांग रहा हूँ। हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अगले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और पूरा वोट हम लोगों का गिरे और हम अपने हक का सही तरीके से इस्तेमाल करें। किशनगंज की सभी सीटों पर अल्पसंख्यक नेता ही लोगों का नेतृत्व करते रहे हैं। बावजूद इसके अल्पसंख्यक बहुल ये इलाका अपनी खास्तहाली की खुद अपनी एक मिसाल है। चुनाव है तो सभी के ज़बान पर तरक्की का मुद्दा है। देखना दिलचस्प होगा कि इंतखाब के बाद इलाके की सूरत कितनी बदल पाती है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किशनगंज के हालात के बारे में। अक़लियती ज़िला होने के सबब ज़िले में अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि वो योजनाएं अक़लियती समाज को कोई ख़ास राहत नहीं पहुंचा पाती है। उधर चुनाव है तो तमाम सियासी पार्टियों की ज़बान पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। उम्मीद करनी चाहिए कि सियासत चुनाव के बाद भी अपने वादों पर खरा उतरेगी। अक़लियती बहुल ये इलाका अल्पसंख्यक ज़िला के तौर पर न सिर्फ याद किया जाता है, बल्कि सरकारी आंकड़ों में भी इसे अक़लियती ज़िला माना गया है। अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही है, लेकिन लोगों की ज़बानी सुनिए, उन्हें उन स्कीमों से कितना फ़ायदा हुआ है। या किशनगंज जिला के अंदर कोई एक शौचालय नहीं है कि आज तक मेरे यहाँ का जो जितने लोग हैं शौचालय, अगर लेटरिन बाथरूम जाना पड़ता हम जाएंगे कहाँ। एमएलए लोग आते हैं घर में पैसे का बहाना, इसका बहाना, उसका बहाना करके वोट तो लेके चले जाते हैं, लेकिन ये 5 साल हम लोग को रोड में, नदी में तरह तरह के परेशानियों से रोज़ गुजरना पड़ता है। सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ठाकुरगंज के विधायक नौशाद आलम सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इस बार जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नौशाद की माने तो सरकार ने काफ़ी काम किया है। इस बार वो जीतेंगे तो इलाके की दूसरी मुश्किलों को हल कराएंगे, जबकि उनके खिलाफ मैदान में उतरे एलजेपी उम्मीदवार गोपाल अग्रवाल कहते हैं कि उनका क्षेत्र आज भी पिछड़ा है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी कभी रोड नहीं हुआ करता था, हमने रोड बनवाया है, यहाँ पर हाई स्कूल बनवाया है और बहुत सारे हमने काम किया है। इसी मुद्दा को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आज भी काफ़ी कमी है। हमारे यहाँ जो इंटर में बच्चे पढ़े उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। MIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की माने
तो एमआईएम के सामने इलाके की तरक्की का मुद्दा है। पार्टी के अध्यक्ष भी सीमांचल के मसले पर आंसू बहाते नजर आए। वहीं जेडीयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम की माने तो कोचाधामन में विकास चारों तरफ नजर आता है। ये जो गुर्बत के और पसमानदगी के समंदर में गर्क हो गई है आबादी, उसके तामीर, उसकी तरक्की और उसके हुकूक दिलाने की बात हमारी पार्टी कर रही है। कहाँ पर न्याय हुआ है? जिस जगह पर ना विद्या है, जिस जगह पर ना पर कोई इल्म है, ना तालीम है, तो वहाँ पर क्या आप कौन सा न्याय किए हैं, कौन सा इंसाफ किए इस इलाके से? पिछले 14 महीने से विकास के मामले में जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें, बिजली, पुल, इन सारी समस्याओं को मैंने हल किया है। एनडीए गठबंधन के साथ ही महागठबंधन जिले के चारों सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं एमआईएम और दूसरी कई पार्टियों के नेता भी अपनी जीत का देखना दिलचस्प होगा कि इलाके के लोग किस पार्टी के वादों पर एतबार करते हैं। हमारे पास एजुकेशन प्लान है, हम एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर तालीम की बड़ी कमी है। ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया तो दिलो जान से मैं अपना इलाके के लिए मर मिटने को तैयार हूँ, विकास करने के लिए तैयार हूँ। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सारे लोग पीछे हैं। जो हमसे पीछे जितने लोग हैं उनकी आपस में लड़ाई है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। एक तरफा वोट है, लोगों का रुझान जो है एक पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है। हम हैं कि इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एमआईएम पहली बार यहाँ आई है, वो दलितों और अक़लियतों को नेतृत्व देना चाहती है। आखिरी चरण यानी 5 नवंबर को किशनगंज के मतदाता अपने इलाके के रहनुमाओं के मुकद्दर का फैसला करेंगे। सियासी पार्टियों की तैयारी मुकम्मल हो गई है, उसी के साथ मतदाताओं का नजरिया भी। इलाके में सड़क, तालीम, स्वास्थ्य, रोजगार, पीने का पानी, साफ सफाई, एएमयू की तामीर जैसे मामले को मुद्दा बनाया गया है। एएमयू का मामला तो अभी तक हमको बहुत अच्छा मतलब स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक एएमयू का तो बाउंड्री वाल ही बन रहा है। ये एक एएमयू बनाने में, अगर बाउंड्री वाल बनाने में इनको 10 साल लगता है तो एएमयू बनने में कितना साल लगेगा, सोच सकते हैं। किशनगंज में एएमयू का ब्रांच है, लेकिन इमारत की तामीर नहीं हो सकी है। कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन ज़्यादातर सड़कें आज भी खस्ता हाल है। उधर तालीम, सेहत और रोज़गार की मुश्किलों से लोग आज भी जूझ रहे हैं। चुनाव है तो तमाम सियासी पार्टियां इस मसले को हल करने का फिर से वादा कर रही हैं। देखना है लोगों को किस पार्टी पर एतबार होता है और कौन सी पार्टी इलाके का बागडोर संभालती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।